हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने नोट किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ करता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और अगर हमें डॉट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है तो हम यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा, राइट। और सिमिलरली हमने सॉलिड एंगल का भी फॉर्मूला डिराइव किया था। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हुआ करता था इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और उसको अगर हम स्टी रेडियन में लेके चलते थे तो वहाँ पे हमारा आंसर आता था 4 पाई, राइट बच्चा पार्टी। तो चले आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं गाउस थियरम। अब ये जो गाउस थियरम है बच्चा पार्टी, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ईजीली और हम कह सकते हैं सबसे ईजी वे में डिफाइन कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। तो इस गाउस थियरम के हम अलग अलग काफ़ी सारे किस्से इन नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ये गाउस थियरम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। सबसे पहले हम गाउस थियरम को पढ़ लेते हैं, वो थियरम क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस गाउस थियरम को प्रूव करेंगे कि उस गाउस थियरम को कैसे आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा थियरम कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गाउसियन सरफेस, राइट। मैं सबसे पहले इसका मीनिंग समझाते जाता हूँ। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चा पार्टी। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इंटीग्रेशंस ऑफ ई डॉट डी ए, राइट। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन किया है। अब सरफेस इंटीग्रेशन में हमने एरिया ही क्यों लिया, तो बच्चा पार्टी इसके लिए आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है। आप ध्यान से सुनिए। जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन में हम लेंथ को कंसिडर करते हैं। जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो एक प्लेन बनता है। प्लेन को एक सरफेस होती है और सरफेस के लिए हम एरिया कंसिडर करते हैं। और सिमिलरली जब हम कोई थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट की डिस्कशंस करते हैं तो थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टू डायमेंशन बेस में काम करना है, यानी कि सरफेस के लिए बात करनी है, तो हमने यहाँ पे लिया है एरिया वेक्टर, राइट। तो जब भी हमें कभी सरफेस इंटीग्रल वर्ड यूज़ किया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे सरफेस एरिया का इंटीग्रल पार्ट्स लेना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। उसका मीनिंग होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चा पार्टी, in free space is equal to 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed within the surface। तो हम यहाँ पे लॉट कर देंगे। इसका मीनिंग कुछ ऐसा निकल के आता है 1 upon epsilon 0 टाइम ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, यानी कि सरफेस के अंदर आया हुआ, राइट। अब मैं आपको इसे अच्छे से डिफाइन करता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज हमारे पास कोई एक अनडिफाइंड शेप का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे चार्जेस हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये Q3 है, ठीक है। हमने ये चार्ज ले लिए। यहाँ पे हमारे पास तीन चार्ज अवेलेबल है, Q1, Q2 यानी माइनस Q2 एंड तीसरा है Q3। तो ये गाउस थियरम ये कहता है कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ डी ए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू। तो जब हम समेशन ऑफ क्यू की बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि इन चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन लेना है। अब एल्जेब्रिक एडिशन किस किस चार्ज का लेंगे, तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि हमें सिर्फ इस क्लोज सरफेस के लिमिटेड चार्ज को ही कंसिडर करना होगा, यानी कि ये जो क्लोज सरफेस है जिसे हम कहते हैं गाउसियन सरफेस, राइट।
तो हमें क्या करना है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज है उतने चार्ज को ही कंसिडर करना है। ये जो Q3 चार्ज है वो हम नोट कर सकते हैं कि इस गाउसियन सरफेस के आउटर साइड है, तो हम इस Q3 चार्ज को कंसिडर करेंगे नहीं। राइट बच्चा पार्टी, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो गाउस थ्योरम होता है उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बच्चा पार्टी, मैं आपको बता दूं, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। जब हम इस फॉर्मूले में यानी कि गाउस थ्योरम में जब ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करते हैं, तो इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सारे चार्ज को कंसिडर करना है। मतलब कि इस लेफ्ट साइड वाले फॉर्मूले में हमें Q1, Q2 और Q3 तीनों को कंसिडर करना है, याद रखिएगा। फिर से रिपीट करते हैं, जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एट दैट टाइम हमें सारे चार्जेस को कंसिडर करना है, यानी कि जो क्लोज सरफेस के इनसाइड है और जो क्लोज सरफेस के आउटसाइड है उन सभी चार्ज को कंसिडर करना होगा, यानी कि Q1, Q2 और Q3। बट जब हम राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला यानी कि समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एट दैट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के इनसाइड वाले चार्ज को ही कंसिडर करेंगे, कभी भी हम आउटसाइड वाले चार्ज को कंसिडर करते नहीं हैं। राइट बच्चा पार्टी, तो हमें इस कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें एकदम क्लियरली डिफाइन करना है कि जब हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम सारे चार्ज को कंसिडर करेंगे, जो सरफेस के इनसाइड है, सरफेस के आउटसाइड है, सबको। बट एट दैट टाइम व्हेन हम यूज़ करेंगे समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला, तब हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के इनसाइड वाले चार्ज को ही कंसिडर करेंगे। राइट बच्चा पार्टी, तो चले हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को राइट कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं कि गाउस ने ये थियरम कैसे प्रूव किया। तो सबसे पहले इस थियरम को प्रूव करने के लिए हम एक आइडेंटिकल शेप यानी कि एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे और फिर इसी थियरम को प्रूव करेंगे कोई भी अनडिफाइंड शेप के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट के लिए परफेक्ट है यानी कि सही होगा। राइट, तो चलिए हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गाउस थियरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस। राइट, तो यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर O पे हमने एक चार्ज ले लिया है +Q। ठीक है, और इस स्फीयर की रेडियस है R और हम इस स्फीयर की सरफेस पे गाउस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी कि ये जो सरफेस होगी उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा और आउटसाइड डायरेक्शन में होगा DA। सिमिलरली हमने देखा है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी आप नोट कर सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमें मिल रहा है 0। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला था E डॉट DA। अगर हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलने वाला था, मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम आगे सीधा टोटल फ्लक्स पे, थोड़े से बीच वाले जो स्टेप्स थे हमने स्किप किए क्योंकि मैं आपको इजी तरीके में समझाना चाहता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d∅ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी उसे लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। राइट बच्चा पार्टी, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, डॉट को हटा देंगे तो ये आ गया EDA cos थीटा।
अब जैसे कि हमने आगे भी देखा है कि ये जो थीटा है वो है 0, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0, और हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज ई एंड एरिया इज पैरेलल, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई को कॉमन निकाल लेते क्योंकि वो कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना तो चार्ज वेरी कर रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और यहाँ पे हम नोट कर देंगे कि cos 0 इज इक्वल टू 1, राइट बच्चा पार्टी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो है इस स्फीयर की रेडियस जितना, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे आर स्क्वायर। और अब ये बचा है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डी ए यानी छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया। और आपको याद होगा बच्चा पार्टी कि आर रेडियस के स्फीयर का एरिया होता है 4πr², राइट। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4πr², तो ये 4π कट हो जाएगा। सिमिलरली r² भी कट हो गया, तो हमें आंसर मिल गया Q/ε0, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया है फाई बराबर Q/ε0, और फ्लक्स का तो फॉर्मूला था ही E.dA, राइट। तो देखिए हमारा जो गाउस थ्योरम है वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा गाउस थ्योरम प्रूव कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू Q/ε0, और जहाँ पे जो Q था वो इस स्फेरिकल सिमेट्री के इनसाइड रहा हुआ चार्ज था, राइट बच्चा पार्टी। तो चलिए फटाफट से ये जो मैंने पेन से लिखा है उसे आप राइट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आगे और थोड़ा लिखना है तो मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। आपको थोड़ी सी सेकेंडों का टाइम मिलेगा, जल्दी करिए। ओके, आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं उसे मिटा रहा हूँ। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हमने वही सिस्टम्स को यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको पहले से समझाते जाता हूँ। हमने लिया था छोटा सा फ्लक्स लिया, तो हमने फॉर्मूला रख दिया E.dA। अब E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। अगर हम वेक्टर के साथ लेते हैं तो हम यहाँ पे r नोट करते हैं। सिमिलरली एरिया को नोट करने के लिए dA इंटू n, यानी कि ये जो n है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट। तो हमने क्या किया, इस dA को थोड़ा सा आगे ले लिया, तो अब यहाँ पे बचा r.n। अब r.n को अगर हम यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं r.n को हम लिखेंगे r का यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, n यानी फिर से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और डॉट प्रोडक्ट अगेन तो cos थीटा। बट हमने यहाँ पे नोट किया था कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल था 0, तो हमने यहाँ पे नोट किया cos 0 को, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो कुल मिला के ये जो हमारा r.n था उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी थी 1। अब 1 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई चेंज नहीं होता है, तो हमने क्या कर दिया, उससे हटा दिया। तो ये हमें छोटा सा फ्लक्स मिल गया 1/4πε0 Q इंटू dA अपॉन r²। अब हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो जो कांस्टेंट चीज़ थी उसे बाहर निकाल लिया, जैसे कि 1/4πε0 Q/r² बाहर आया। अब बचा है इंटीग्रेशन ऑफ dA यानी छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया, स्फेरिकल सिमेट्री का एरिया होता है 4πr², राइट। और फिर यहाँ पे हमने इस 4π को कट कर दिया, r² को भी कट कर दिया, और फाइनली जो बचा उसको हमने नोट कर दिया। तो हमें यहाँ पे मिल गया फॉर्मूला Q/ε0। तो आप इस तरीके से भी इस थियरम को प्रूव कर सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था उस पैटर्न से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो अब आपको चूज़ कर लेना है कि आपको इन दोनों मेथड में से कौन सी मेथड इजी लगती है। आप दोनों में से किसी भी एक को चूज़ करके अच्छे से लिख सकते हो, दोनों सही है, राइट बच्चा पार्टी। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ गाउस थ्योरम फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। याद रखिए बच्चा पार्टी, अभी हमने जो प्रूव किया था वो किसके लिए था, सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्री के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये जो गाउस थ्योरम है वो सभी प्रकार के शेप की सिमेट्री के लिए सही है,
ठीक है, तो चलिए अब हम उसे प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। आप नोट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई एक अनडिफाइंड शेप की सिमेट्री ले ली है जिसके अंदर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, राइट। अब हम यहाँ पे एक सरफेस इमेजिन करते हैं और उस सरफेस पे हम नोट कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ही मिलेगा। तो हमने नोट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वेक्टर को भी हमने डिनोट कर दिया है आर कैरेट से, राइट बच्चा पार्टी। और हमारी आर जो है वो डिस्टेंस हो गया है फ्रॉम सरफेस टू चार्ज। और हमने यहाँ पे डी जो ओमेगा लिया है वो है सॉलिड एंगल और हमने एरिया वेक्टर को भी डिनोट कर दिया परपेंडिकुलर टू सरफेस और उसके यूनिट वेक्टर को भी हमने डिनोट कर दिया है एन कैरेट से। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल है थीटा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए तो फिर से हम यहाँ पे छोटे से फ्लक्स के लिए फॉर्मूला रखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई का फॉर्मूला हमने रख दिया 1/4πε0 क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। सिमिलरली डी ए जो वेक्टर था उसका फॉर्मूला भी रख दिया डी ए इंटू एन कैरेट। अब हम आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, डी ए को आगे ले लिया तो यहाँ पे आप देखिए क्या बचा आर कैरेट डॉट एन कैरेट। और जैसे कि हमने आगे भी किया था आर कैरेट डॉट एन कैरेट का वैल्यू जो होता है वो कुछ ऐसा होगा, आर कैरेट का मैग्नीट्यूड 1, एन कैरेट का मैग्नीट्यूड भी 1 और डॉट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे आता है cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि आर कैरेट डॉट एन कैरेट इज इक्वल टू cos थीटा, राइट बच्चा पार्टी। तो हम क्या करेंगे इन नेक्स्ट स्टेप सीधा ही लिख देंगे कि आर कैरेट डॉट एन कैरेट इज इक्वल टू cos थीटा। थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, इस cos थीटा को आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। तो ये आ गया हमारा cos थीटा। आगे चलते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बच गया है कि डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें पता है कि ये जो हमें फ्लक्स मिला वो छोटा सा फ्लक्स है। अगर हमें टोटल फ्लक्स ढूंढना है तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो जो कांस्टेंट चीज़ है वो इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हुआ करती थी 4π रेडियन, राइट बच्चा पार्टी। आपको याद होगा ये जो कॉन्सेप्ट है हमने देखा था सॉलिड एंगल में। और अगर आपने हमारे सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप नोट कर लीजिए कि हमारा फॉर्मूला वहाँ पे होता था डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4π, राइट बच्चा पार्टी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आया है ऐसा फॉर्मूला था, सॉरी डी ओमेगा वाला, वहाँ पे हम क्या करेंगे सीधा 4π पुट करेंगे तो ये 4π कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा q/ε0। तो देखा बच्चा पार्टी ये जो गाउस थ्योरम है वो हम किसी भी शेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी, भले वो सिलिंड्रिकल शेप हो, स्फेरिकल शेप हो, प्लेन सरफेस हो, कोई भी हो, राइट बच्चा पार्टी। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने देखा है गाउस थ्योरम और गाउस थ्योरम को हमने प्रूव किया फॉर स्फेरिकल सिमेट्री और एनी शेप ऑफ सिमेट्री, राइट बच्चा पार्टी। और इन नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन वायर, ठीक है बच्चा पार्टी। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।